हेलो स्टूडेंट्स। अब तक की क्लासों में जो ऑफलाइन क्लास चल रही थी आप सबने क्या क्या पढ़ लिया था, मैं एक बार रिमाइंड करा देता हूँ कि सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था रसायन विज्ञान की मूलभूत जो अवधारणा थी, उसमें परमाणु भार सबको पता होना चाहिए कि किसी भी एलिमेंट का परमाणु भार क्या होता है। फिर परमाणु भार के बाद मैंने औसत परमाणु भार निकालना भी सिखाया था आप लोगों की कि औसत एवरेज एटॉमिक वेट कैसे निकलता है। उसके बाद मैंने अणुभार निकालना सिखाया आपको कि अणुभार कैसे निकलता है। अणुभार से के बाद प्रतिशत संगठन आपको सिखाया था कि परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकलता है। और आप चाहो तो मेरी पिछली वीडियो भी देख सकते हो जिसके अंदर मैंने परसेंटेज कंपोजिशन सिखाया हुआ है। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्लास में कहाँ थे? प्रतिशत संगठन के बाद मैंने दो तरह के सूत्र बताए थे, मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र। प्रतिशत संगठन से मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र कैसे निकलते हैं ये मैंने सारी क्लासों में डिस्कशन किया भी था और आपने निकाले भी थे। अब हम उसी क्लास के आगे की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं आज, और जो है मोल संकल्पना। तो प्रतिशत संगठन के बाद मैं कुछ बैचेज के अंदर ये हेडिंग लिखवा भी चुका था कि मोल संकल्पना हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोल कंसेप्ट। क्या? मोल कंसेप्ट। बहुत अच्छा टॉपिक है, कंपटीशन के अंदर इससे खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोल कॉन्सेप्ट से। और ये रसायन विज्ञान के अंदर जितनी भी अभिक्रियाएं हैं उनको हम लेते ही ऐसे हैं कि इसका इतना मोल इसके कितने मोल से क्रिया करेगा। तो आप बड़ा अच्छे से समझो इसको कि मोल संकल्पना या मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग इस मोल संकल्पना के अंदर मोल को जान लेते हैं कि ये मोल क्या होता है। तो मोल क्या होता है बेटा? कोई जानता है तुम में से? मोल किसे कहते हैं? जानते हो? तो क्या होता है मोल? पदार्थ की ऐसा मात्रा का। चलो मैं बता देता हूँ कि मोल होता है, जैसे एक दर्जन जानते हो तुम? एक दर्जन, तो एक दर्जन में 12 संख्या होती है। इसी प्रकार मोल पदार्थ की उस मात्रा को बताता है जो कि जिसमें 12 नहीं हो, जिसमें 6.02 इंटू 10⁻23 परमाणु, अणु अथवा आयन विद्यमान होते हैं। तो देखिए मोल क्या होता है, तो पहले परिभाषा लिख लें। मोल पदार्थ की मात्रा को व्यक्त करने वाला अंतरराष्ट्रीय मात्रक, अंतरराष्ट्रीय मतलब SI, इंटरनेशनल यूनिट, SI मात्रक है। तो ये तो एक जानकारी हो गई कि जैसे हम कोई भी बोलचाल करते हैं कि भाई फलाने से ये लेके आनी चीनी, तो हम क्या बोलते हैं? 1 किलो चीनी दे दो। अगर मात्रक नहीं होता तो हम कैसे मांगते? उससे बताइए क्या चाहिए हमको? मांग ही नहीं सकते ना, इतनी चीनी दे दो, तो वो भी यूँ कह देता इतना रुपया दे दो, धन दे दो। ठीक है, तो जब तक मात्रक दुनिया में नहीं है तब तक हम बोल ही नहीं सकते। समझ गए? अब हमको मात्रक मिल गया, तो मात्रक मिल गया तो हमारा बोलचाल, तो बाहर तो बोलचाल हमारा किलोग्राम, ग्राम इनमें रहता है, लेकिन केमिस्ट्री में जो पदार्थों का आदान प्रदान होगा या पदार्थ क्रिया करेंगे वो किसके रूप में करेंगे? मोल के रूप में। इसलिए केमिस्ट्री में आपको पदार्थ की मात्रा को बताने के लिए कौन सा मात्रक काम में लेना पड़ेगा?
मोल। तो ये पदार्थ की मात्रा को व्यक्त करने वाला एक अंतरराष्ट्रीय मात्रक हो गया। ठीक है, आ गया। ओके, ठीक है। अब बात आ जाती है कि तो एक मोल कितनी मात्रा को व्यक्त करेगा। अगर आपसे पूछे कि एक मोल की परिभाषा क्या है, तो मोल की परिभाषा है मोल पदार्थ की वह मात्रा होती है जिसमें पदार्थ के छः 6.02 इंटू 10⁻23 अणु, परमाणु अथवा आयन, अणु, परमाणु अथवा आयन क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं। तो ये मोल की परिभाषा हो गई भाई कि एक मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें, जैसे एक दर्जन में 12 संख्या होती है ना, ठीक उसी प्रकार से एक मोल में 6.02, यानी जिसमें इतनी संख्या हो। यानी मैं यूँ कहूँ मेरे पास 6.02 इंटू 10⁻23 मार्कर हैं, तो तुम क्या कहोगे, एक मोल मार्कर। मेरे पास 6.02 इंटू 10⁻23 डस्टर हैं, यानी एक मोल डस्टर है, सीधे बोल सकते हैं। या फिर उल्टा बोले, मेरे पास एक मोल हाइड्रोजन है, तो आप क्या कहोगे, इंटू 10⁻23 पर अणु हाइड्रोजन के हैं। ठीक है, तो अब मैं कुछ आपको चीजें बता रहा हूं, उनको आप हमेशा माइंड में रखना कि अब जैसे मैं तुमसे अर्थ पूछूं, निम्न का अर्थ सुझाएं, निम्न का अर्थ बताएं। जैसे लिखा आ गया, एक मोल सोडियम, इसका क्या मतलब है, क्या मतलब है इसका। दूसरा है एक मोल जल, सी है एक मोल एक मोल जल हो गया, दोनों में सल्फेट आयन और सल्फेट आयन। ठीक है, अब देखो सोडियम क्या होता है, परमाणु होता है। जल क्या होता है, अणु होता है। और सल्फेट आयन मतलब आयन होता है। तो अब सबकी एक एक मोल है ना, तो इसका क्या अर्थ हुआ, एक मोल मतलब 6.02 इंटू 10⁻23 परमाणु, परमाणु बोलेंगे क्योंकि सोडियम परमाणु Na। ठीक है, अब यह जल क्या होता है, अणु, तो इसका भी मतलब एक मोल है, तो एक मोल है तो 6.02 इंटू 10⁻23 अणु अब ऐसे ही हम क्या बोलेंगे, ऐसे ही हम बोलेंगे एक मोल सल्फेट का क्या मतलब हो गया, 6.02 इंटू 10⁻23 आयन।
यानी जब भी 1 मोल लिखा हो तो ये संख्या जरूर है। जब भी 1 दर्जन केला, 1 दर्जन सेब, 1 दर्जन आम, तो हम 12 ही 12 तो रखेंगे हर बार। तो 1 मोल है तो यही तो ये रखेंगे। अब वो पदार्थ अगर परमाणु है तो परमाणु के बराबर, वो पदार्थ अणु है तो अणु के बराबर, वो पदार्थ आयन है तो आयन के बराबर हो जाएगा। लेकिन 1 मोल में यही संख्या विद्यमान रहेगी। क्लियर हो गया बात? चलो, तो हमको मोल का तो मतलब समझ में आ गया है कि 1 मोल में इतनी संख्या होती है। अब आपको मैं बता दूं, आपकी जो किताब है उसमें एक सवाल है 1.10। क्या है? क्वेश्चन नंबर 1.10 क्या कहता है? C2H6 के 3 मोल में निम्न की गणना कीजिए। निम्न की गणना कीजिए। अब पहला क्या पूछा है उसमें? कार्बन के मोल। दूसरा क्या पूछा है? हाइड्रोजन परमाणु के मोल। और क्या पूछा है? सी कुल अणुओं की कुल अणुओं की संख्या। अब तुम बताओ, देखें क्या होगी। सॉल्व करके बताओ, थोड़ा पुश कर दे, इसको रोक दे। तो इस सवाल को अगर अपन सॉल्व करना चाहते हैं तो हम देख रहे हैं एथेन में कितने कार्बन है एक अणु में। तो चूंकि 1 मोल C2H6 में हैं बराबर 2 मोल कार्बन, 2 मोल कार्बन है ना, इसलिए हमारे पास टोटल कितने मोल एथेन है? इसलिए 3 मोल C2H5 में होंगे। तो होंगे कितना करेंगे? 2 इंटू 3 बराबर 6 मोल कार्बन। कितने होंगे? 6 मोल कार्बन होंगे। क्लियर बात? अब ऐसे हाइड्रोजन तो बताओ। 18 मोल। तो हाइड्रोजन हम जानते हैं 1 मोल में कितने? 1 मोल C2H5 में है 6 मोल कार्बन, वो 6 मोल हाइड्रोजन। इसलिए 3 मोल में कितने होंगे? 6 इंटू 3 बराबर 18 मोल हाइड्रोजन। परमाणु क्या बोलेंगे हम? परमाणु। 1 में 6 है तो 3 में 18 होंगे। अब कुल अणु बताओ, कुल अणु कितने? देख, कर दी ना गलती। अरे भाई 24 आगे बस एटम। गलती कर दी। 1 मोल में कितने अणु होते हैं? 6.02 इंटू 10⁻23 अणु होते हैं ना। तो मैं कितने मोल में पूछ रहा हूँ? 3 मोल में। तो कितने अणु? तो 3 मोल में अणुओं की संख्या हो गई 3 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 यानी 3 दूनी 6 और 18.6 हो गए ना। 18 इंटू 10⁻23 अणु। अब तू चॉइस कैसे बता रहा रे? तूने क्या किया? जोड़ दिए सारे परमाणु 6 2 8 8 के चॉइस में परमाणु थोड़ी मांग रहा हूँ, कुल परमाणु पूछ रहा हूँ क्या मैं तो क्या पूछ रहा हूँ तुमसे? अणु पूछ रहा हूँ। अणु 1 मोल में जानते हो 6.02 इंटू 10⁻23 होते हैं। तो 3 मोल में कितने होंगे? 3 मोल। ये सवाल तुम्हारी किताब का था 1.10 सवाल, जिसको मैंने आपके सॉल्व करा दिया। अब देखो
आपको ऐसे बार बार पूछे जाएंगे ऐसे सवाल, इतने मोल में कितने, इतने मोल में कितने, तो आपको एक का पता है ना, तो कितने में भी निकाल दो। अब देखो आप क्या फंडा अपनाओगे, तो उसके लिए मैं आपको सिखा दूं। कि आप एक मोल में, कोई जरूरी है कि अणु परमाणु ही पूछे, एक मोल किस किस के बराबर होता है। अगर एक मोल में कोई पदार्थ परमाणु की फॉर्म में है या अणु की फॉर्म में, तो ये तो तुम सीख ही गए कि एक मोल में कितने अणु, 6.02 इंटू 10⁻23 कण। कण का मतलब है वो अणु भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है, और वो आयन भी हो सकता है। लेकिन इतना ही होगा एक मोल में, ये तो पक्का है, ठीक है। लेकिन अगर आप एक मोल के अंदर कोई गैस है, जैसे एक मोल CO2, एक मोल SO2, तुमको ये पता लग जाए ये पदार्थ तो पक्का गैस है, तो एक मोल में गैस कितनी होती है, तो ध्यान, किसको पता है एक मोल पदार्थ में कितनी गैस होती है, तो STP पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर 22.4 लीटर। कौन बोला? वेरी गुड। एक मोल में STP पर 22.4 लीटर, तेरे को देगा मुकाबले, लीटर गैस होती है। लेकिन गैस, लेकिन क्या होती है बेटा, गैस ही होती है। और एक मोल में कोई भी पदार्थ हो उसके अणुभार के बराबर मात्रा भी होती है। किसके बराबर? तो एक मोल में अणुभार या परमाणु भार के बराबर मात्रा, इसलिए अणुभार को क्या बोलते हैं एक नाम से, मोलर द्रव्यमान। अणुभार का एक और नाम क्या है? क्यों है बताओ मोलर द्रव्यमान? क्योंकि वो अणुभार एक मोल का भार ही तो होता है, इसलिए अणुभार को हम क्या बोल देते हैं, मोलर द्रव्यमान। भी अणुभार या परमाणु भार के बराबर मात्रा होती है। तो अब एक मोल में आप ये ध्यान रखो तीन चीज, कि एक मोल में 6.02 इंटू 10⁻23। STP का मतलब है, STP बराबर होता है, हिंदी में बोलते हैं मानक ताप एवं दाब। और मानक ताप तो कितना होता है, 273.15 केल्विन ताप होता है, और 1 ATM दाब होता है। तो ये STP का मतलब है, इसे भी कॉपी कीजिए। अब मैं आपकी पाठ्य पुस्तक के उदाहरण लेता हूं और तुम मुझे अगर सॉल्व कर सकते हो तो सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर, उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर आपका 1.2 है, नहीं एक ही, जो क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोल, देखें बताओ बेटा। अब इस सवाल को करने के लिए आप कैसे करेंगे, देखें मैंने यहाँ सिखाया, एक मोल में अणुभार के बराबर मात्रा होती है, तो मतलब एक मोल में कितना CO2, 44 ग्राम CO2। तो मैं यूं भी तो पूछ सकता हूं कि 44 ग्राम में कितने मोल, एक मोल, क्योंकि एक मोल में अगर 44 ग्राम है तो फिर 44 ग्राम में एक मोल भी तो है, और 44 ग्राम में एक मोल है, तो 2.2 ग्राम में मोल बताने में हर्ज है। तो कैसे किया,
चूंकि 44 ग्राम CO2 में है क्या बराबर 1 मोल, क्योंकि अणुभार है ये और अणुभार में 1 मोल होता है, इसलिए 1 ग्राम में कितना मोल, 44 ग्राम में तो 1 मोल, तो 1 ग्राम में कितना मोल, इसलिए 1 ग्राम में हो गया 1/44। और इसलिए कितने ग्राम में पूछा है प्रश्न ने, 2.2 ग्राम में मोल, कितना 2.2/44, यानी 22/440, 22 दूना 20, 1/20 मोल कितना आया। तो किसी ने बताने, कठिन था, कठिन तो नहीं था ना। लेकिन अब मैं यूं पूछूं भाई फलाने में कितने मोल, ढिकाने में कितने मोल, अभी मैंने 2.2 में पूछा ना, तो तुमने 44 का भाग दिया। अगर किसी भी पदार्थ के, अब देखो एक फॉर्मूला पे आ रहा हूं मैं, किसी पदार्थ के W ग्राम में मोल अगर आपको निकालने हैं तो कैसे निकालोगे, मोल बराबर, अभी मैंने कितने पूछा 2.2 ग्राम में, तो अब मैं कितने पूछ रहा हूं, तो W में या 44 का भाग दिया, तो उस पदार्थ के किसका भाग दे देंगे हम, अणुभार का। तो अब ये फॉर्मूला तो खूब पॉपुलर फॉर्मूला है, मोल का फॉर्मूला क्या, दिया गया भार बटा उसका अणुभार। ये करके आप हमेशा मोल निकालते रहो, 12वीं तक जीवित रहेगा ये फॉर्मूला, 12वीं में खूब मोल पूछेंगे आपसे, तो W/M ऐसे मोल निकाल। चलो तो आप कॉपी करो, बंद करो। अब आपने इसको तो ऐसे किया, थोड़ा टाइम लगा आपको, अब अगला सवाल आप फटाक से करोगे। अब सवाल पूछ रहा है, क्वेश्चन है 20 ग्राम ग्लूकोज में मोल बताओ, मोल बताइए। अब फटाक से बताओ। तो 20 ग्राम, पहले 2.2 ग्राम क्या दिया था तुमको, कार्बन डाइऑक्साइड, तो तुमने, मैंने तरीके से बताया, लेकिन अब तो मैं तुमको क्या दे चुका हूं, फॉर्मूला दे चुका हूं ना। किसी भी पदार्थ की W ग्राम मात्रा दे की हो तो आप उसमें क्या दे दो, अणुभार का भाग दे दो। अब तुमको ग्लूकोज का अणुभार पता नहीं है क्या, मैंने फॉर्मूला बताया था क्या, C6H12O6। कार्बन का कितना जोड़ा तुमने, 72, प्लस हाइड्रोजन का 12 और ऑक्सीजन का 16 की 96। अरे 100 कितना हो गया, 80, 180 सर। आया कि नहीं आया। तो ये तो हो गया क्या, इसका ग्लूकोज का अणुभार। तो तू यहां तक तो सही था यार। अब तुझे मोल चाहिए, तो W में क्या करेंगे हम, अणुभार का भाग। W कितना है प्रश्न में दे ही रखा है, और उसमें कितने का भाग देना है, 0.1। अरे 180 का, तो 0 कट गया। अब पॉइंट 20 में 18 का भाग एक बार जाता है, 0.111 मोल। बताओ कोई दिक्कत है क्या, कहाँ गड़बड़ कर रहा था, अब मैं ये पूछ रहा हूं 11.2 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोल, बताओ, रोक। तो 11.2 लीटर, अब लीटर है, पहले ये बताओ एक मोल में कितना CO2 लीटर, कितने लीटर CO2, 22.4 लीटर CO2, समझ गए ना, 22.4 लीटर CO2।
तो फिर 22.4 लीटर CO2 में कितने मोल? 1 मोल। तो जैसे पहले खेले थे वैसे ही खेलते हैं। चूंकि 22.4 लीटर CO2 में है क्या? 1 मोल, इसलिए 1 लीटर में कितनी मोल? 1/22.4। और इसलिए हम आज कितने में पूछ रहे हैं? 11.2 लीटर में कितने मोल? तो 11.2/22.4 यानी 1/2 यानी 0.5 मोल, आधा मोल। किसी ने बताया क्या? किसी ने किया भी? अच्छा, अब प्रश्न क्या करेगा तुमको? मैंने या तो क्या एक क्वेश्चन तो नमूने से ऐसे कराया, तुम्हारे समझ में भी आ गया, लेकिन प्रश्न यूं पूछेगा जैसे किसी पदार्थ के, तो यहां मैं लिखूं किसी गैस के, क्योंकि गैस पे लागू है। किसी गैस के V लीटर, कोई भी आयतन V लीटर में मोल अगर पूछे, तो आज मैंने कितने लीटर में पूछे थे? मैं अगर 20 लीटर में पूछूंगा तो 20 आ जाएगा ना, और 22.4 लीटर नीचे रहेगा। तो मोल निकालने हो तो हमारे पास मोल का एक और फॉर्मूला आ गया, क्या? V/22.4 का भाग दे दो, तो ये 1 मोल का एक और बॉक्स बना लो आप। इस प्रश्न की हेल्प से हमने एक बॉक्स और निकाल लिया। रोक। अब मेरा क्वेश्चन फिर बदल गया। अब मैं आपसे अब जल्दी से मोल पूछ रहा हूं। 5.6 लीटर SO2 गैस है, क्योंकि गैस होना जरूरी है। 5.6 लीटर SO2 गैस में कितने मोल? पता लगाओ, जल्दी से पता लगाओ। अभी इतना दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी, अब तो मैं सीधा फॉर्मूला दे चुका हूं। अब चूंकि क्यों लगा रहा है यार? अब तो हमको पता है ना, किसी भी गैस के 20 लीटर में मोल निकालने हैं तो B में कितने का भाग दे देना है? 22.4 का। तो अब आज मैंने कितना आयतन दिया तुमको B की जगह? तो B बराबर हो गया 5.6 लीटर, और मुझे निकालने क्या है? मोल। तो मोल कैसे निकालूंगा? अब दिया गया आयतन 5.6/22.4 यानी 1/4। 5 चौका 4 बार कटेगा ये, तो 1/4 मोल, या जिसको लिख सकते हैं 0.25 मोल। ये सूत्र है, काम नहीं आएगा किसी। तो मोल निकालने में यही तो फॉर्मूला लग रहा है, आयतन बटा सूत्र का कहाँ है रोल? कहाँ फंसाएगा सूत्र को? ठीक है, आयतन का ही तो रोल है भाई। मैं सूत्र फेंक देता हूँ, उसके बाद भी तुमसे नहीं होगा सवाल। भाग ही नहीं सकता। सीधा भाग रहा है 5 चौका 20। भाई पहली संख्या में जो भाग जाएगा ना, वो ही जाएगा पूरा। मैं देता ही 5.6 लीटर की चुना, पूरा भाग जा रहा है, नहीं है क्या? अब सुनो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न करो अब आप। 3.01 इंटू 10⁻23 अणु हाइड्रोजन में कितने मोल? कितने मोल बताओ? 3 मोल। 3 मोल। 3.01 इंटू 10⁻23 अणु हाइड्रोजन में कितने मोल? बताओ।
अब तुम क्या जानते हो? तुम क्या जानते हो बेटा? क्या हो रहा है? बस चल रही क्लास अभी छोड़ता है। वो इंग्लिश मीडियम के बच्चे आए थे यार। अच्छा, पुश करना है। 10⁻23। बहुत बुरा आया। पहले ये बता, एक मोल में कितने अणु होते हैं? 6.02 इंटू 10 की घात 23 होते हैं ना। तो 6.02 इंटू 10 की घात 23 अणु में कितने मोल? एक तो वही चूंकि लग गई। चूंकि 6.02 इंटू 10 की घात 23 अणु में कितने मोल? अरे जो जानते हो वो तो लिख ही सकते हो, बराबर 1 मोल। इसलिए 3.01 इंटू 10 की घात 23 अणु में कितने मोल? अणु में मोल कैसे निकालेंगे अब भाई? 1/6.02 इंटू 10 की घात 23 और गुणा 3.01 इंटू 10 की घात 23। तो ये तो कट गया ना, और ये कितनी बार कटा? इससे 2 बार, यानी 1/2 मोल। 0.5। अच्छा, मैं अब ये बॉक्स तीसरी बार बदल रहा हूं। पहली बार मैंने कहा W ग्राम में मोल, तो क्या करते हो तुम? W ग्राम में मोल पूछे तो क्या किया तुमने? अणुभार का भाग दे दिया। फिर मैंने पूछा B लीटर में मोल, तो 22.4 लीटर का भाग दे दिया। अब मैं क्या पूछ रहा हूं? किसी भी पदार्थ के n अणुओं में मोल। तो n अणु में मोल निकालने के लिए तुम क्या करोगे? n अणु में मोल निकालने के लिए n डिवाइड बाई 6.02 इंटू 10 की घात 23। n भी बोल सकते हैं, n/n। अब हमारे पास 3 फॉर्मूले आ गए मोल के। कितने आ गए? 3 फॉर्मूले आ गए। अब वीडियो तो बंद कर दे।